नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के एजुकेशन पर। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से पहले हम जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। तो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है एलडीसी का है ना। तो एलडीसी में लगभग हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें लगभग 2700 पद है ना। कितने पद है? तो 2700 पद है। इसमें कितने पद है? 2700। और हमारे जो भाई देखने वाले जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहा है, हाई कोर्ट एलडीसी की, उनको सबको पता होगा कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है। और ऐसे भाई हमारे अभी मौजूद है जिनको सिलेबस भी पता नहीं है, वो घर पर जाके सो जाए, है ना। तो हमारा जो इसमें सिलेबस है, इसमें एक तो आएगी हिंदी ग्रामर आएगी इसमें, और इसके बाद आएगी अंग्रेजी, और इसके बाद में आएगा एक और राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके आएगा, अंग्रेजी आएगी, हिंदी आएगी। तो इन सब के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 50-50। तो कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 50-50। और प्रति क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का, यानी कि 150 क्वेश्चन। और नंबर कितने हो रहे हैं? लगभग 300 नंबर। और सभी को इनसे क्वालिफाई होने के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है ना। तो 40% नंबर आएंगे तभी इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। और इसके बाद होगा 100 नंबर का होगा आपके टाइपिंग टेस्ट, है ना। तो ये है हमारा कोर्स। तो इसमें आप हिंदी स्टार्ट हो जाएंगी, अंग्रेजी होगी, और राजस्थान जीके। और इसमें एक चीज और है राजस्थान जीके में, और क्या है? तो करंट अफेयर्स भी है इसमें। तो करंट अफेयर्स की भी हम तैयारी करवा देंगे, हिंदी की भी तैयारी करवा देंगे, अंग्रेजी और राजस्थान जीके। तो आप हमारा विश्वास कीजिए, हम एक एक टॉपिक का इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका विश्वास हमारे पे बना रखिए, और हम आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवा देंगे, है ना। तो हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान जी के सभी भाइयों को पता होगा। और 100 नंबर का होगा टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और 300 नंबर का ये होगा, है ना। तो मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। और राजस्थान में हम सभी जानते हैं लगभग कि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें आगे वाले भाई या बहन को कमजोर नहीं मानना चाहिए, और तैयारी इतनी जबरदस्त तरीके से करनी चाहिए कि अब की बार एलडीसी पार होना चाहिए ना। तो इसी जुनून के साथ हम तैयारी करेंगे। तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे हम मेवाड़ के इतिहास से, जिसमें बहुत सारे सूरवीर पैदा हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है और अपनी मातृभूमि के लिए शहीद भी हुए हैं। और इन्हीं में से, मेवाड़ के इतिहास में से, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का भी इतिहास आता है, और महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, ऐसे सूरवीरों को हम पढ़ेंगे, और बप्पा रावल। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने भाइयों को तक भी ये सूचना पहुंचाइए कि अच्छा बैच स्टार्ट हो गया एलडीसी का, तो तैयारी कर सकते हैं आप, है ना, एस के एजुकेशन पर। और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लिया ना। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास तो मेवाड़ का इतिहास शुरू करने से पहले हम ध्यान में रखते हैं कि मेवाड़ का जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र कौन कौन सा है। मेवाड़ हम देख रहे हैं, तो मेवाड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, कौन कौन से वर्तमान में जिले आते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे? मेवाड़। तो मेवाड़ कौन कौन सा है, मेवाड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आता है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो क्षेत्र आता है मेवाड़ का, वो आता है भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और उदयपुर। तो इन चारों जिलों के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? मेवाड़। तो इन चारों, जिसमें पहला भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, तो ये जो इन जिलों का जो क्षेत्र आएगा वो क्या कहलाएगा? मेवाड़, है ना। तो ये जिले क्या कहलाएंगे? मेवाड़ का क्षेत्र। और मेवाड़ यानी कि
मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? तो मेरों से रक्षित प्रदेश। मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरों से रक्षित प्रदेश है ना। तो अर्थ क्या होता है मेवाड़ का अर्थ? तो मेरों से या मेवों से रक्षित प्रदेश है ना। तो मेवाड़ का अर्थ क्या होता है? मेरों से रक्षित प्रदेश। और इसी का अगर हम हिंदी में अनुवाद देखें तो इसका प्राचीन नाम क्या था? तो मेदपाट है ना। तो प्राचीन नाम क्या था इसका? मेदपाट है, जो एक संस्कृत भाषा का शब्द था, है ना। तो संस्कृत का शब्द ये संस्कृत का है ना। तो मेदपाट क्या है? एक संस्कृत का शब्द है। और अगर इसी का हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसी का नाम बदल कर क्या हो जाता है? प्रागवाट है ना। तो प्रागवाट, मेदपाट या प्रागवाट। और ये क्या है? हिंदी का शब्द है ना। तो मेदपाट या प्रागवाट है। और ये प्राचीन काल में, महाभारत काल में ये जो क्षेत्र आता है ये सीवी जनपद का अंग था, है ना। तो महाभारत के जो काल था उसमें जो ये क्षेत्र था ये किस क्षेत्र में आता है? तो सीवी जनपद में आता है। उस समय जो महाभारत काल में जो संपूर्ण भारत बटा हुआ था वो 16 जनपदों में बटा हुआ था, है ना। तो एक जनपद इसमें भी आता है जो सीवी जनपद कहलाता है। तो ये जनपद कौन सा है? सीवी जनपद है। महाभारत काल में यह क्षेत्र महाभारत काल में यह क्षेत्र सीवी जनपद का अंग था। सीवी जनपद का अंग था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? सीवी जनपद का अंग था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी देखने से पहले राजधानी कौन सी थी? तो मध्यमिका। और मध्यमिका जो वर्तमान में क्या कहलाते हैं? मध्यमिका जो वर्तमान में ये क्षेत्र मध्यमिका क्या कहलाता है? नगरी, है ना। तो ये नगरी वर्तमान में कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। तो महाभारत काल में जो ये मेवाड़ क्षेत्र था ये सीवी जनपद का अंग था। और यहाँ जो इसकी राजधानी थी ये कौन सी थी? मध्यमिका। और मध्यमिका को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो नगरी, है ना। तो नगरी के नाम से जाना जाता है मेवाड़ को। तो मेवाड़ की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? इन 4 जिलों से, जो 4 जिलों का क्षेत्र था उन्हें मेवाड़ कहा जाता है। और प्राचीन जो मेदपाट ये जो क्षेत्र था ये मेव जाति रहती थी। इसी कारण से मेवों से रक्षित, मेव जाति यहाँ पर आक्रमण करती थी। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता? मेवों से रक्षित प्रदेश। और प्राचीन काल में इसे मेदपाट कहा जाता था। और इसी का अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? प्रागवाट है। और महाभारत काल में सीवी जनपद का अंग था जिसे क्या कहा जाता है? मध्यमिका कहा जाता है ना। तो आगे हम देखते हैं मेवाड़ का जो इतिहास स्टार्ट किया है उसमें आगे देखते हैं मेवाड़ को, है ना। से था ना। तो मेवाड़ का जो झंडा था वो किस प्रकार से था? तो मेवाड़ का झंडा किस प्रकार से था? मेवाड़ का झंडा ये इस प्रकार से था ना, मेवाड़ का झंडा। और ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित है ना, उदयपुर संग्रहालय में है ये। और यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई थी इस झंडे में और लगी हुई है अभी वर्तमान में ना। तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ था, जो दर्द राके धर्म को तिही राके करतार, जो दृढ़ राके धर्म को तिही राके करतार, तिही राके करतार। इसका अर्थ होता है कि जो धर्म पर अडिग रहता है वही, उसी को तलवार हाथ में उठाने का हक है ना। जो धर्म अपने धर्म पर क्या होता है, अडिग होता है, उसी को ही क्या होता है, तलवार उठाने का हक होता है। और यहाँ पर एक सूर्य की आकृति चित्रित है ना, सूर्य की आकृति, यहाँ पे
सूर्य की आकृति, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो मेवाड़ के शासक हैं, जो मेवाड़ के महाराणाओं की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, सूर्य से, है ना। तो सूर्यवंशी मानते हैं, एक प्रमाण ये आता है। और इस तरफ एक भील योद्धा खड़ा है, भील योद्धा खड़ा है जो एक भाला लिए हुए खड़ा है ना, तो भाला लिए हुए खड़ा है, ये कौन है, तो महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप के भील सेनापति पुंजा जी है ना, पुंजा जी। तो भाला लिए हुए खड़ा है, जो ये कौन है, भील सेनापति पुंजा जी है। और इसे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो ये झंडा निर्मित हुआ था, ये हल्दी घाटी के युद्ध के समय निर्मित हुआ था ना, क्योंकि उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सेनापति था, मेवाड़ का जो भील सेनापति कौन था, तो पुंजा जी। और इस साइड में एक वीर योद्धा खड़ा है, वीर योद्धा, जो ये कौन है, क्षत्रिय योद्धा है ना, क्षत्रिय योद्धा। तो एक इसमें क्या हमें जानकारी मिलती है कि ये जो सूर्य की आकृति चित्रित है, ये इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो मेवाड़ के शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। और इस तरफ क्या है, क्षत्रिय योद्धा है, और इस तरफ क्या है, भील सेनापति पुंजा जी है। और नीचे लिख रखा है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। और अब हम देखेंगे कि जो मेवाड़ के शासक थे वो क्या थे, सूर्यवंशी थे। उनके कौन कौन से प्रमाण है उन पर विशेष चर्चा करेंगे हम, है ना। तो उस पर चर्चा करते हैं हम कि जो मेवाड़ के शासक थे वो क्या थे, सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी होने का प्रमाण क्या क्या है, तो मेवाड़ के महाराणाओं का, मेवाड़ के शासकों का सूर्यवंशी होने का प्रमाण है, सूर्यवंशी होने का प्रमाण है। तो मेवाड़ के जो शासक थे उनको सूर्यवंशी होने का प्रमाण कौन कौन सा है, तो पहला जो आता है, जो मेवाड़ के जो शासक हुए थे, जो सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक हुए थे, उनका नाम क्या था, बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। और जो सोने के सिक्के थे उन पर क्या अंकित किया था, सूर्य की आकृति, है ना। तो मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए और उन पर सूर्य की आकृति चित्रित है, सूर्य की आकृति चित्रित है। और एक और शासक आता है जिसका नाम रायमल, मेवाड़ के शासक आते हैं जिनका नाम क्या था, रायमल। और जो रायमल थे उन्होंने क्या किया था, एकलिंग जी के मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई थी, उसमें अपने वंश का सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया है ना। तो रायमल ने इन्होंने अपने लेख में सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया, सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया, सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया। एक जो मेवाड़ का झंडा है उस पर सूर्य की आकृति चित्रित है। मेवाड़ का जो झंडा है, झंडे पर सूर्य की आकृति चित्रित है, सूर्य की आकृति चित्रित है। तो जो मेवाड़ के शासक हैं उनको सूर्यवंशी होने के प्रमाण कौन कौन सा है, तो पहला प्रमाण कौन सा आता है, ये बप्पा रावल थे, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ में सर्वप्रथम और उसी पर सूर्य की आकृति चित्रित करवाई थी। और अपने लेख में रायमल थे मेवाड़ के शासक, उन्होंने क्या किया, सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया और झंडे पर सूर्य की आकृति चित्रित है ना।
अब आते हैं इनकी उत्पत्ति, मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति। मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति, मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के मत। तो अबुल फजल जो आता है, अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल का मानना है, अबुल फजल का कहना है कि जो मेवाड़ के शासक थे वो ईरान के शासक नौसेका आदिल की संतान है ना। तो अबुल फजल का मत है कि मेवाड़ के जो शासक है, मेवाड़ के शासक ईरान के शासक नौसेका आदिल की संतान है, नौसेका आदिल की संतान है। तो मेवाड़ के जो शासक थे वो ईरान के शासक नौसेका आदिल की संतान है। और कर्नल जेम्स टोड का मत है, कर्नल जेम्स टोड का क्या मत है कि जो मेवाड़ के शासक है वो गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज है ना। तो इसका प्रमाण भी है कि मेवाड़ के जो शासक है वो गुजरात के शासक, गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज हैं। तो जो कर्नल जेम्स टोड का मानना है कि जो मेवाड़ के शासक है वो गुजरात के शासक था, एक शिलादित्य आता है उसके वंशज है। और अबुल फजल का मत है कि जो ईरान के शासक है उसके नौसेका आदिल की संतान है ना। और ये प्रमाण है मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति के मत है ना। अब आता है मेवाड़ के शासकों के कुल देवता, या मेवाड़ के शासकों के कुल देवता कौन है? मेवाड़ के शासकों के कुल देवता कुल देवता कौन है? तो एकलिंग जी। और एकलिंग जी का मंदिर कहां पे है? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पे है? उदयपुर। और ये कैलाशपुरी उदयपुर उदयपुर जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूरी पर है ना कैलाशपुरी, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी। और इनके कुल देवी कौन सी है? मेवाड़ के शासकों की कुल देवी, तो कुल देवी कौन सी है? बाण माता। और बाण माता का मंदिर कहां पे है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और केलवाड़ा राजसमंद में है ना, केलवाड़ा राजसमंद में है। केलवाड़ा राजसमंद। और इनके इष्ट देवता कौन है? तो गढ़बोर के चार भुजानाथ, चार भुजा नाथ। तो गढ़बोर के चार भुजानाथ। और इनका मंदिर कहां पे है? ये भी राजसमंद में है, तो ये क्या है? मेवाड़ के जो शासक थे उनके मेवाड़ के जो कुल देवता कौन है? एकलिंग जी है, जिसकी स्थापना किसने की थी? इस मंदिर की, इस मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? तो बप्पा रावल ने। और बाण माता का मंदिर कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और केलवाड़ा राजसमंद में। इष्ट देवता कौन है? गढ़बोर के चार भुजानाथ है ना। और इसी के आगे हम देखते हैं अब मेवाड़ के शासकों की राजधानी। अब तक जो मेवाड़ का शासन जब से शुरू होता है
तब से लेकर एकीकरण तक कितनी राजधानियां बनी, उन राजधानियों पर हम चर्चा करेंगे ना। तो राजधानियां, तो मेवाड़ की राजधानियां, मेवाड़ की राजधानियां, मेवाड़ की राजधानियां, पहली मेवाड़ की राजधानी कौन सी आती है? मेवाड़ की राजधानी, प्रथम राजधानी आती है नागदा। प्रथम राजधानी कौन सी आती है? नागदा। नागदा, नागदा। और नागदा जो राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने, रावल ने। और सेकंड राजधानी कौन सी है? आहड़। आहड़। और आहड़ राजधानी किसने बनाई थी? अल्लट, राजा अल्लट ने ना, तो अल्लट ने बनवाई थी, अल्लट ने। और तीसरी राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाई थी जैत्र सिंह ने, जैत्र सिंह नहीं, जैत्र सिंह ने। और चौथी राजधानी कौन सी आती है? अब चौथी राजधानी आती है उदयपुर। उदयपुर। और उदयपुर राजधानी किसने बनाई थी? महाराणा उदय सिंह ने। और पांचवी राजधानी कौन सी आती है? गोकुंदा। और ये राजधानियां किसने बनवाई थी? उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने, उदय सिंह ने। और इसके बाद राजधानी आती है छठी राजधानी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और सातवीं राजधानी आती है, कुंभलगढ़ के बाद में आती है चावंड। चावंड। और ये सब राजधानियां किसने बनवाई थी? महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने, प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने। और इसके बाद अब आती है आठवीं राजधानी कौन सी आती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, क्योंकि जब मुगल मेवाड़ संधि होती है तब मेवाड़ क्या होता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस मेवाड़ के महाराणाओं को दिया जाता है, मेवाड़ के शासकों को दिया जाता है ना, मुगल मेवाड़ संधि के तहत। तो ये राजधानी किसने बनाई थी वापस? अमर सिंह ने, अमर सिंह ने। क्योंकि मुगल मेवाड़ संधि किसके समय हुई थी? अमर सिंह के समय हुई थी। और नवी राजधानी थी उदयपुर। उदयपुर, क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब मेवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह। और भीम सिंह थे, तब क्या होता है? एकीकरण होता है और इसको उदयपुर को राजधानी बनाई जाती है। और मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया जाता है ना। अब आते हैं आगे, उदयपुर को राजधानी बनाई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, है ना। तो 1818 में जब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्ताक्षर करते हैं भीम सिंह, तब राजधानी बनाई जाती है उदयपुर, है ना। तो ये मेवाड़ की राजधानी हो गई। तो नागदा किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने बनाई थी। आहड़ किसने बनाई थी? अल्लट ने। ऐसे आहड़, ऐसे अल्लट। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजधानी किसने बनाई थी? जैत्र सिंह ने। और जैत्र सिंह ने बनाई थी, ये मत किसका है? दशरथ शर्मा, है ना। तो दशरथ शर्मा कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ को राजधानी, चित्तौड़गढ़ को किसने जीता था? जैत्र सिंह ने। और उदयपुर और गोकुंदा को उदय सिंह ने राजधानी बनाई थी। कुंभलगढ़ और चावंड को महाराणा प्रताप ने बनाई थी। वापस चित्तौड़गढ़ को अमर सिंह ने बनाई थी। और वापस उदयपुर को किसने बनाई थी? महाराणा भीम सिंह ने। तब यहां तक तो हो गया अब सामान्य परिचय। अब हम देखेंगे कि मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, क्या होता है। तो अब हम शुरू करेंगे कि जो मेवाड़ के जो शासक थे उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उनको सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे ना। तो सूर्यवंशी, तो एक व्यक्ति आता है इस वंश में जिसका नाम विवस्वान, और उसे माना जाता है कि ये सूर्य का पुत्र था, है ना। तो विवस्वान नामक व्यक्ति आता है, उसको क्या बोला जाता है कि ये सूर्य का पुत्र है। तो सूर्य से उत्पत्ति हुई है इनकी, तो सूर्य, और सूर्य से उत्पत्ति हुई है विवस्वान की, विवस्वान, विवस्वान नामक व्यक्ति की। और विवस्वान के जो वंश में किसका जन्म होता है? विवस्वान के वंश में किसका जन्म होता है? तो दशरथ का, दशरथ का। और दशरथ के वंश में किसका जन्म होता है? भगवान राम का। और राम के वंशज में किसका जन्म होता है?
लव और कुश का। जो इनके पुत्र दो पुत्र थे, उनका नाम क्या था? लव और कुश। लव और कुश। और जो लव और कुश थे, तो कुश का जो 108वां वंशज होता है, कुश का जो 108वां वंशज होता है, उसका नाम क्या था? विजयभूप। 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 तो कुश का जो 108वां वंशज जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? विजयभूप। और विजयभूप का जो छठा वंशज आता है, उसका नाम क्या था? शिलादित्य। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए आप। जो सूर्य के बाद में क्या होता है? विवस्वान को माना जाता है कि ये जो सूर्य वंश में उत्पत्ति हुई है। अब विवस्वान के ही वंशज में किसका जन्म होता है? दशरथ का। और दशरथ के ही वंशज में किसका जन्म होता है? राम का। और राम के हम सब जानते हैं कि दो पुत्र थे, लव और कुश। तो कुश का 108वां वंशज होता है, जिसका नाम क्या था? विजयभूप। अब विजयभूप का जो छठा वंशज होता है, उसका नाम क्या था? उसका वंशज था शिलादित्य। अब यहां से लेकर यहां तक जो इनकी राजधानी होती है, वो अयोध्या का नाम हमने सबसे सुना था। तो विवस्वान से लेकर विजयभूप तक जो राजधानी होती है, उनकी राजधानी कौन सी होती है? अयोध्या। अब विजयभूप के बाद में विजयभूप का जो छठा वंशज आता है, उसका नाम क्या था? शिलादित्य। अब शिलादित्य क्या करता है? अयोध्या को छोड़कर कहां पे आ जाता है? वल्लभी। और वल्लभी वर्तमान में कहां पे है? गुजरात में है ना। तो इसका जो छठा वंशज होता है, उसका नाम क्या था? विजयभूप का जो छठा वंशज होता है, उसका नाम क्या था? शिलादित्य। और शिलादित्य अब जो कहां से, यहां से अयोध्या को छोड़कर कहां पे आ जाता है? अब वल्लभी नगर। और वल्लभी वर्तमान में कहां पे है? गुजरात में। तो वल्लभी वर्तमान में कहां पे है? गुजरात में। और ये जो वल्लभी है, ये किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में वल्लभी नगर है ना। और यहां से आ जाता है। और इसके बाद इनका विवाह होता है अबू की एक परमार राजकुमारी थी, जिसका नाम पुष्पावती था, है ना। तो इसी के पास राजस्थान था। राजस्थान में यहाँ पर एक क्षेत्र था, जिसका नाम अबू। और वर्तमान में माउंट आबू है यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान, है ना। तो अबू यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान था। और यहाँ पर एक मंदिर था, जिसका नाम क्या था? अर्बुदा देवी का मंदिर। यहाँ पर कौन सा मंदिर था? अर्बुदा देवी का मंदिर। अर्बुदा माता या देवी का मंदिर, है ना, मंदिर। तो अब क्या होता है? तो वल्लभी के शासक, वल्लभी यहां से छोड़कर अब शिलादित्य यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या होता है? यहाँ पर शासक कौन था? शासक कौन था? शिलादित्य, है ना। तो शिलादित्य यहाँ का शासक था। और इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी कौन सी थी? तो पत्नी का नाम क्या था? पुष्पावती। तो पत्नी का नाम क्या था? पुष्पावती। तो वल्लभी को छोड़कर ये कहां पे आ जाती है? वल्लभी जो इनकी राजधानी थी, गुजरात में थी। यहाँ का शासक शिलादित्य था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पुष्पावती था। और अबू की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था? पुष्पावती। इनका पियर कहां पे था? अबू में था। अब ये कहां पे रह रहे हैं? वर्तमान में वल्लभी में। लेकिन अब पुष्पावती के क्या होता है? लगातार 6 पुत्रियां हो जाती है। और अभी वर्तमान में एक भी पुत्र नहीं होता, 6 पुत्रियां हो जाती है। अब ये जो पुष्पावती क्या करती है? यहाँ वल्लभी को छोड़कर कहां पे चली जाती है? अर्बुदा देवी के यहाँ। और अर्बुदा देवी के यहाँ क्यों जाती है? पुत्र की मन्नत मांगने, है ना। तो पुत्र की मन्नत मांगने, पुत्र की मन्नत मांगने। अब ये कहां पे चली जाती है? वल्लभी से ये कहां पे चली जाती है? अबू किस लिए जाती है? तो पुत्र की मन्नत मांगने, क्योंकि जो पुष्पावती थी उसके लगातार 6 पुत्रियां हो जाती है, एक भी पुत्र नहीं होता। अब क्या होता है? पीछे से इन पर आक्रमण होता है अरबों का। किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण होता है। और ये क्या करते हैं? वल्लभी को तहस नहस कर देते हैं। और वल्लभी को तहस नहस करने के बाद क्या होता है? अब जो अभी ये वर्तमान में पुष्पावती कहां पे है? आबू में। पुष्पावती वर्तमान में कहां पे है? तो आबू में है। अब क्या होता है? इनको जब पता चलता है कि वल्लभी को तहस नहस कर दिया गया, अब ये पुष्पावती ये चाहती थी कि मैं अभी सती हो जाऊं। लेकिन राजपूतों में 3 प्रथाएं प्रचलित थी, क्योंकि राजपूतों में 3 प्रथाएं प्रचलित थी।
क्योंकि वर्तमान है अब शिलादित्य को क्या हुआ था, अरबों ने आक्रमण करके जो वल्लभी का तहस नहस कर दिया और शिलादित्य को मार दिया। अब पुष्पावती चाहती थी कि मैं वहीं सती हो जाऊं, लेकिन क्या थी, वो गर्भवती थी तो सती नहीं हो सकती। और दूसरी शर्त राजपूतों में ये थी कि जो पुत्र जो मतलब कि उनका पति था, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को क्या होना पड़ेगा, सती, लेकिन गर्भवती थी, इसी कारण से सती नहीं हो सकी। और एक प्रथा और प्रचलित थी, जो विवाह के बाद जो राजकुमारी थी अपने पियर वापस नहीं जा सकती थी। अब क्या होता है, अर्बुदा देवी के दर्शन करने के बाद अब पुष्पावती वहां से आती है रास्ते में, और रास्ते में एक गांव आता है और वहां पर क्या करती है, एक कमलावती ब्राह्मणी रहती थी। कमलावती ब्राह्मणी रहती थी। कमलावती ब्राह्मणी रहती थी और यहां पर ये क्या करती है, अपने एक पुत्र को जन्म देती है। अब पुत्र को जन्म देने के बाद ये कमलावती ब्राह्मणी क्या करती थी, उनका लालन पालन करती थी और गुफा में रखती थी। इसी कारण से उस पुत्र का नाम क्या था, उस बच्चे का नाम क्या रखा गया था, गुहिलादित्य, है ना। तो बच्चे का नाम क्या रखा गया था, गुहादित्य, है ना। तो बच्चे का नाम क्या रखा गया था, गुहादित्य रखा गया था। अब क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब ये कमलावती ब्राह्मणी बताती है कि आपके जो पिताजी थे वो वल्लभी के शासक थे और आपकी माता थी वो अबू की परमार राजकुमारी थी, है ना। तो अबू की राजकुमारी थी। इसी प्रकार से अब जो गुहादित्य क्या करते हैं, आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या करते हैं, उनसे क्या करते हैं, बिलों को इकट्ठा करते हैं और अपने नए राज्य की स्थापना करने में क्या करते हैं, सहायता मांगते हैं। और वो वादा करते हैं, गुहादित्य क्या करते हैं, वादा करते हैं कि आप हमारे नए राज्य को बसाने में हमारी सहायता करें और हम क्या करेंगे, आप हमारे वंशज और मैं और मेरे वंशज कभी भी आपके वंशजों से क्या नहीं लेंगे, कर नहीं लेंगे। तो गुहादित्य वादा करते हैं कि मेरे वंशज आपके वंशजों से कभी भी कर नहीं लेंगे। इसी के बाद क्या होता है, गुहादित्य की सहायता करते हैं भील, और इसके बाद क्या होता है, वो अपने नए राज्य की स्थापना कर देते हैं ना। तो अब आता है मेवाड़ का जो इतिहास स्टार्ट होता है। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, विवस्वान दशरथ राम लव कुश का 108वां वंशज विजयभूप के बाद में जो छठा वंशज आता है उसका नाम शिलादित्य अब अयोध्या को छोड़कर कहां पे आ जाता है, वल्लभी, और वल्लभी में शासन करने लग जाता है। और इनकी पत्नी कौन सी थी, पुष्पावती। और पुष्पावती कहां की रहने वाली थी, आबू की रहने वाली थी। आबू में ये पुत्र की मन्नत मांगने जाती है, पीछे से अरबों का आक्रमण होता है, शिलादित्य की हत्या कर दी जाती है। बाद में सती होना चाहती थी लेकिन गर्भवती के कारण क्या हुआ था, सती नहीं हो सकती। और पुष्पावती अब क्या पे आती है, बड़नगर में आ जाती है। कमलावती ब्राह्मणी को क्या करती है, गुहादित्य को सौंप देती है। और कमलावती क्या करती है, अब इसको क्या किसमें रखती है, गुफा में रखती है। इसी कारण से इसका नाम क्या हो जाता है, गुहादित्य हो जाता है। अब क्या होता है, अब मेवाड़ के नए राज्य की स्थापना हो जाती है और गुहिल क्या करता है, गुहादित्य क्या करता है, बिलों से नए राज्य की स्थापना में सहायता मांगता है ना। तो अब क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, तो गुहिल वंश तो गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी, स्थापना किसने की थी, गुहादित्य ने। और इनके पिताजी का नाम क्या था, शिलादित्य। और माता कौन सी थी, माता कौन सी थी, पुष्पावती। और पुष्पावती कहाँ की रहने वाली थी, आबू की एक परमार राजकुमारी, है ना। आबू की परमार राजकुमारी आबू की परमार राजकुमारी थी। इनका लालन पालन किसने किया था, तो कमलावती ब्राह्मणी ने। तो ये होते हैं। और गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 566 ईस्वी में ना, 566 ईस्वी में। तो गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी। कब की थी, 566 ईस्वी में। इनके पिता का नाम शिलादित्य था, जो कहाँ के रहने वाले थे,
वल्लभी के शासक थे और पुष्पावती अबू की प्रमा राजकुमारी थी और इनका लालन पालन किसने किया था? तो कमलावती ब्राह्मणी ने ना। अब आगे देखते हैं, हुइल के बाद जो शासक आते हैं उनका केवल नाम मात्र मिलता है, उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है ना। तो इनके जो आगे देखते हैं, इनके बाद गुइल के बाद जो शासक आते हैं उनका नाम क्या आता है? गुइल। और गुइल के बाद में शासक आता है राजा भोज, नाग या नागादित्य, अपराजित, शीलादित्य, राजा भोजनाग, अपराजित, महेंद्र प्रथम। अपराजित के बाद में जो शासक आता है उसका नाम क्या था? महेंद्र प्रथम। और अब आता है शीलादित्य। और शीलादित्य के बाद में अब आता है, शीलादित्य के जो बाद में आता है महेंद्र सेकंड। और महेंद्र सेकंड जो थे वो बप्पा रावल के पिताजी थे, है ना। तो अब इनके बाद जो शासक आते हैं बप्पा रावल। अब क्या होता है? अब जो विवाद होता है, अब विवाद कौन सा होता है? महेंद्र जो प्रथम था, महेंद्र प्रथम था, उसके बाद में शीलादित्य शासक बने थे, उसके बाद में महेंद्र सेकंड बना था और उसके बाद में बप्पा रावल बने थे। अब होता क्या है यहाँ पे? महेंद्र सेकंड जो जब शासक बने थे उन्होंने क्या किया था? भीलों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। भीलों पर अत्याचार शुरू करने के बाद में क्या होता है? भीलों ने क्या किया था? अत्याचार करने के कारण महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में अब इनके जो पुत्र थे बप्पा रावल या कालभोज, इनकी भी हत्या करना चाहते थे, लेकिन ये भाग कर कहां पे आ जाते हैं? कुछ ऋषियों की गायें चराते थे, हरित ऋषि की सेवा करने लग गए थे ना। तो बप्पा रावल या कालभोज, लेकिन बप्पा रावल और कालभोज को रणकपुर प्रशस्ति में कुछ अलग अलग बताया गया ना। वो रणकपुर प्रशस्ति में ऐसा बताया गया कि जो बप्पा रावल थे और कालभोज थे दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने जो मेवाड़ का इतिहास है वो सामान्य परिचय पढ़ा था। अब कल से हम शुरू करेंगे बप्पा रावल या कालभोज, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, क्योंकि हमने जो LDC का बैच स्टार्ट किया है वो सभी दोस्तों तक पहुँचना चाहिए, है ना। तो अब की बार LDC पार।